नाव धीमे से सीको क्रीक में खिसककर रुक गई। चीनी कुली झुंड बनाकर चीखते और इशारेबाजी करते हुए ऊपर चढ़े। शीघ्र ही हमारा सामान हटा दिया गया। हमने एक रिक्शा लिया और हम एक बांध के साथ साथ चीनी शहर के मंदिर में, जहां मैं कुछ समय के लिए रुकने वाला था, जल्दी से ले जाए गए। होकू और मैं कोलाहल के इस दुनिया में चुप थे। वास्तव में संघाई बहुत शोर शराबे वाला स्थान था, सामान्य से अधिक व्यस्त, क्योंकि जापानी अपने आक्रमण की तैयारी के लिए आधार तैयार कर रहे थे और पिछले कुछ समय से ये विदेशी नागरिकों की, जो मार्को पोलो पुल को पार करना चाहते थे, तलाशी ले रहे थे। और जब पश्चिमी लोगों की जापानियों के द्वारा खाना तलाशी ली जाती थी तो वे ऐसे सोचते थे कि जानबूझकर हमारी बेइज्जती की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं था। कुछ समय के लिए मैंने संघाई में निजी चिकित्सा अभ्यास शुरू किया। जो समय चिकित्सा कार्य से बचता था वह हवाई यात्रा की उड़ानों से संबंधित सिद्धांतों में और गहन अध्ययन करने में गुजरता था। रात गिरने के कई घंटों बाद मैं शहर की झिलमिलाती रोशनी के ऊपर और दूर देहात में केवल किसानों की झोपड़ियों से आती हुई टिमटिमाती हुई हल्की सी रोशनियों के मार्गदर्शन में उड़ता था। वर्ष अनदेखे गुजर गए। मैं इतना व्यस्त था कि तारीखों की चिंता नहीं थी। संघाई की नगर परिषद मुझे अच्छी तरह जानती थी और उसने मेरी व्यावसायिक सेवाओं का पूरा उपयोग किया। श्वेत रूसियों के बीच मेरा एक अच्छा मित्र था, बोगोमोलोव। उन लोगों में से एक था जो क्रांति की अवधि में मॉस्को से भागे थे। वह उस दुख भरे समय में अपना सब कुछ खो चुका था और अब उसे नगरपालिका परिषद ने काम पर लगा दिया था। वह पहला श्वेत आदमी था जिसको मैंने जाना और पूरी तरह जाना। वास्तव में एक मानव। वह इसे अच्छी तरह समझ गया कि संघाई में आक्रमण के खिलाफ कोई बचाव नहीं है। हमारे समान वह भी आने वाले आतंक को पहले से देख सकता था। 7 जुलाई 1937 को मार्को पोलो पुल के ऊपर एक घटना हुई। घटना के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता। ये घटना चीनी और जापान के बीच युद्ध प्रारंभ होने का वास्तविक कारण होने की वजह से उल्लेखनीय बनी। अब सारी चीजें युद्ध काल के आधार पर थी। हम पर मुश्किल समय आया था। जापानी लोग उग्र रूप से आक्रामक थे। विदेशी व्यापारियों में अनेक ने और विशेषकर चीनियों ने आने वाली तकलीफों का पूर्वाभास कर लिया था और उन्होंने स्वयं को, अपने परिवारों को और अपने सामानों को चीन के अंदरूनी भागों में, जैसे चुकिंग या अन्य विभिन्न भागों में हटा दिया था। परंतु संघाई के बाहरी जिलों में रहने वाले किसान किसी कारण से स्पष्ट रूप से ये समझे हुए कि वे यहाँ सुरक्षित रहेंगे, एकदम शहर में उमड़ पड़े थे। अंतर्राष्ट्रीय सेना की ब्रिगेड की गाड़ियां दिन और रात शहर में शांति को बिगाड़ते हुए विभिन्न देशों के किराए के सैनिकों से भरी हुई गाड़ियों को शहर की गलियों में उड़ेलती रही। उनमें अक्सर युद्ध हथियार होते थे जिन्हें केवल अपनी निशंसता के कारण भर्ती किया गया था। यदि कहीं कोई घटना होती जिसे वे पसंद नहीं करते तो वे बिना किसी चेतावनी के अपनी मशीन गनों को खोलते हुए राइफलों को, अपने रिवॉल्वरों को अनजान नागरिकों और नुकसान न पहुंचाने वाले लोगों को मारते हुए और सामान्यतः दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कुछ न करते हुए फौज के रूप में आ जाते। कुछ समय के लिए मैंने औरतों के डॉक्टरों और शल्य चिकित्सक के रूप में इलाज करते हुए विशेषज्ञता हासिल कर ली थी और वास्तव में संघाई में मेरी प्रैक्टिस अधिक संतोषजनक थी। घटनाएं तेजी से और अधिक तेजी से बढ़ रही थी। जापानियों की घुसपैठ की आतंक की खबरें आती ही जा रही थी। जापानी सेना और उसके माल असबाब देश में, चीन में लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। वे किसानों के साथ दुर्व्यवहार करते थे
लूट रहे थे, जैसा वे अक्सर करते थे। 1938 के अंत में दुश्मन शहर के बाहरी घेरे तक आ चुका था। कम हथियार वाली चीनी सेना ने वास्तव में वीरतापूर्वक सामना किया। उन्होंने मृत्यु पर्यंत मुकाबला किया। उनमें से कुछ को जापानी सेना ने वास्तव में वापस खदेड़ दिया। चीनी केवल अपनी मातृभूमि बचाने के लिए लड़ रहे थे, परंतु जापानी अपने जन बाहुल्य के कारण भारी पड़ रहे थे। इस आशा में कि जापानी अपने संधि पत्रों का आदर करेंगे और ऐतिहासिक स्थानों पर बमबारी नहीं करेंगे, संघाई को खुला शहर घोषित कर दिया गया था। शहर पूरी तरह से असुरक्षित था। तोपें नहीं थी, किसी प्रकार के कोई हथियार नहीं थे। सेना को वापस बुला लिया गया था। शहर शरणार्थियों से भरा हुआ था। पुरानी आबादी अधिकांशतः जा चुकी थी। हवाई हमले लगातार तेज होते जा रहे थे, परंतु लोग इनके प्रति थोड़े कठोर हो रहे थे, थोड़े अभ्यस्त हो रहे थे। तब एक रात जापानियों ने वास्तव में शहर के ऊपर बमबारी की। बिना बचाव वाले शहर पर पंक्तिबद्ध उड़ते हुए और टिड्डी के झुंड के रूप में उड़ते हुए रास्ते में जो भी चीज आई उसका सफाया कर दिया। हर जगह अंधाधुंध तरीके से बमबारी हो रही थी। शहर आग के लपटों का समुद्र बन गया था और कोई बचाव नहीं था। हमारे पास कुछ भी नहीं था जिससे हम स्वयं का बचाव कर पाते।